देशवासियों के मस्तिष्क में आत्मनिर्भरता का भाव जागृत किया है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारा देश पूर्ण तरह आत्मनिर्भरता की राह पर चल दिया है? क्या अभी भी हमारा देश दूसरे देशों के आयात पर निर्भर है? आत्मनिर्भरता को लेकर भारत का एक्शन प्लान या रोड मैप क्या है? हम कब तक आत्मनिर्भर तथा विकसित देश बन जाएंगे? धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, विश्व में केवल हमारी ही ऐसी सरकार है जिसने छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता प्राप्त की है ताकि वे स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकें, ताकि जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं वे सिर्फ हम अपने देश में तैयार कर सकें। हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि स्वदेशी वस्तुओं को केवल अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रयोग में लाया जा सके। इसलिए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया आदि नीतियों को अपनाया है। कुछ उद्योगों को मिनी रत्न, लघु रत्न तथा महारत्न का दर्जा दे दिया गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकें। और मुझे आशा है कि हमारी सरकार की प्रयास से हम जल्द ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और मैं देख सकती हूँ कि हमारा यह लक्ष्य 2051 तक पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि किसानों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया, और अगर उन्हें लागू किया गया था तो उन्हें वापस क्यों लिया गया? किसानों द्वारा विरोध क्यों हुआ? जो हमारे पेट भोजन की पूर्ति करते हैं उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं की गई? जिनकी वजह से हमें अन्न का दाना नसीब होता है उन्हें खुद क्यों 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है? ऐसी सरकार किस काम की है जो हमारे पेट भरने वालों का पेट नहीं भर सकती? अगर वे कानूनी नीतियाँ सही थी तो उन्हें वापस क्यों लिया गया, और अगर वे गलत थी तो उन्हें लागू ही क्यों किया गया? धन्यवाद महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पर रख दिए गए। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 108 ममता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो आपकी सरकार विकास को लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन फिर भी आज हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी 6% से भी कम हो रही है, और इसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बता दूं कि जीडीपी में गिरावट केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे अनेक देश हैं जहां इस प्रकार की गिरावट देखी जा सकती है। कोरोना काल के बाद अभी अभी विश्व भर की अर्थव्यवस्था उभर रही है। अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर भी हमारी सरकार ने इसके लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों को और अधिक लचीला बनाया गया है जिससे विदेशी निवेशों को बढ़ावा मिल सके। आधारित संरचना के ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा रहा है जिससे कृषि व्यवहारिक सेवा क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का विस्तार हो सके। बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। धन्यवाद महोदय। Welcome to foreign delegate. Honorable ministers, I have to make an announcement on my behalf and on the behalf of the honorable member of the house. I have great pleasure in the extending our warm welcome to a delegation consisting of Constituent Assembly of Nepal, who are a visit on to India. Our honorable guest, the honorable member of Parliament is Ms. Anchal, Ms. Himanshu, Ms. Chiranjeev, माननीय केशव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कानून मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि सीबीआई तथा ईडी के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा था तब सरकार कहाँ सोई हुई थी? सत्ता पक्ष के नेता बार बार कहते हैं कि उन्हें विपक्ष विभाग चाहिए जो इनकी सत्तावादी सोच को दर्शाता है। जब सीबीआई ने अपराधियों पर छापे मारे तब भ्रष्टाचारी सहयोगी पार्टी की सहायता से बच नहीं गए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ अरमान बिकते हैं,
यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ अरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। माननीय कानून मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी को यह बताना चाहती हूँ तथा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सीबीआई निष्पक्ष थी, है और रहेगी। जो सदस्य कह रहे हैं कि हमारी पार्टी आने के बाद नेताओं पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल दिया जाता है, तो इस विषय पर नहीं कहना चाहूंगी, धूल डाले जान की चिंता। और रही बात विपक्षी नेताओं के पद पर सीबीआई के छापे पड़ गई। अगर ईमानदारी से कार्य कर ही रहे हैं तो सीबीआई की जांच में क्यों डरते हैं? अब जब ईमानदारी की बात आ ही रही है तो मुझे हिंदी में प्रसिद्ध एक लोकोक्ति याद आ रही है, नींद ना मिली हो एक चाहे चीजों को से। इसलिए आपसे निवेदन है कि सीबीआई को अपना कार्य करने दें, आकर सीबीआई तथा ईडी पर गलत आरोप न लगाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी को ये पॉजिटिव क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं वे जान लें कि बिल्ली की तरह में चीना की डूबता और कोवे की कोस से भैंस नहीं मरती। धन्यवाद महोदय। माननीय अमनदीप सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप खेल के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन हर वर्ष न जाने कितने ओलंपिक पैरालंपिक स्तर के खेलों का आयोजन हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता लाने वह खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद को ये बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ पर हम मल्टीपल काम कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा कमियाँ खराबियाँ इनकी थी कि इनको जड़ से साफ करने में हमें इतना वक्त लग रहा है। विभिन्न खेलों से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ियों को उनके खेलों से जुड़ी एसोसिएशन चेयरमैन आदि के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए नई नई योजनाएं लागू की जा रही है। खेलों के लिए बजट बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ती हैं, सुनती ही होगी, तो आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है? मैं अपने सरकार की ओर से यही कहना चाहूँगा कि मेडल ला रही हैं बेटियाँ, लड़कों से ज़्यादा खेल में अपना आजमा रही हैं बेटियाँ। एनी सप्लीमेंट्री? माननीय देवकरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पीओके तथा एक्साई चीन को आज भी भारत के नक्शे पर दर्शाया जाता है। पीओके आखिरकार है कहाँ? कब पीओके वापस भारत का हिस्सा बनेगा? आप हमेशा कहते रहते हैं पर कभी कर कर नहीं दिखाते। इसका तो यही मतलब हुआ कि हम कर कर दिखाएंगे पर तिथि नहीं बिताएंगे। ऐसा कब तक चलता रहेगा? पीओके भारत का हिस्सा है भी या नहीं? धन्यवाद महोदय। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? हम जान दे देंगे इसके लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन के रहेगी। पीओके और एक्साई दोनों ही भारत के हिस्से हैं, जिन पर चीन और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत के संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की सीमाओं को तय किया गया है तथा वहाँ के कालीन संविधान के अंतर्गत इसमें पीओके और एक्साई चीन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में पुनर्गठन की प्रक्रिया तभी से शुरू हो गई थी जब हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 धारा 35 को समाप्त किया। यह वही लोग हैं जो उरी में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के सबूत मानते रहते हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह देश न किसी दल का है और न किसी धर्म का। यह देश है उन लोगों का जो करे इसकी भूमि से मित्र का। धन्यवाद महोदय। माननीय शुभम, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदिवासी मंत्रालय के मंत्री महोदय जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन आज भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हाशिए पर पहुँचते जा रहे हैं। वे भारत के मूल नागरिक होते हुए भी द्वितीय नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जंगलों को काटकर उनकी मातृभूमि छीनी जा रही है। इस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद। माननीय आदिवासी मंत्रालय के मंत्री, माननीय अध्यक्ष मंत्री, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय से पहले प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हमारी सरकार से कितने ही साल आपकी सरकार सत्ता में रही? माननीय, आपने क्या किया है? चलिए ऐसी योजना के बारे में बताइए जो आपने आदिवासी लोगों के हित में बनाई है। औरों के ख्यालात को लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांककर देखा नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगी कि हमारी सरकार
हमारी सरकार द्वारा आकाशीय जिले की योजनाएं भी चलाई गई हैं जिनकी देखरेख डायरेक्ट पीएमओ द्वारा की जाती है। अगर योजना के माध्यम से हर घर बिजली तथा गैस का कनेक्शन भी चलाया जा रहा है। माननीय मंत्री। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पार्टी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि सिंध हमारे भारतवर्ष का हिस्सा ना होकर भी हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा क्यों है? भारत की पहली आजाद सरकार आजाद हिंद फौज द्वारा स्थापित थी, जिसे भारत देश आजाद हिंद फौज द्वारा स्थापित। भारत की पहली आजाद सरकार आजाद हिंद फौज द्वारा स्थापित थी, जिसे 12 देशों ने मान्यता दी थी। और तो और अपनी सेना, अपनी मुद्रा और अपना बैंक भी था। या तो यह स्पष्ट किया, या तो राष्ट्रगान का बदलाव किया जाए, या फिर यह स्पष्ट किया जाए कि आज तक आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान क्यों नहीं चुना गया। धन्यवाद महोदय। माननीय गृह मंत्री जी। मैंने राष्ट्रगान को लेकर आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। मैं विपक्ष से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारत को जब आज़ादी मिली तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश के प्रधानमंत्री का पद देने के बजाय किसी और को क्यों दे दिया? और मैं यह भी पूछना चाहूँगी कि आज़ादी के समय तो आपकी सरकार सत्ता में थी, तो आपने INA के एंथम को राष्ट्रगान के रूप में क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि विपक्ष से एक प्रश्न यह भी आया तो उन्होंने बता देना चाहती हूँ कि यहाँ सिंध का मतलब हमारी सिंधु संस्कृति से है और सिंधी लोगों से है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और तो और हमारी सरकार अखंड भारत निर्माण के लिए कृत संकल्प है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला विकास मंत्री से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या भारत देश में महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? छोटी बच्चियों के साथ अनहोनी या रेप की घटनाएं हो रही हैं। आपकी इस पर क्या तथ्य है? क्या कर रहा है महिला विकास मंत्रालय? धन्यवाद महोदय। माननीय किरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को यह बता देना चाहूंगी कि पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कानून में संशोधन किया है। जिम्मेदारी, संभाली, भद्र और ना कोई शिकायत, ना कोई हिदायत। और जहाँ तक बच्चों के साथ कानून की बात है तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना कार्य खूब ही निभा रहा है। इस भारत देश की पृष्ठभूमि के लिए नारियों को बेटियों के समान समझा जाता है। हमारी तो संस्कृति का मूल आधार ही रहा है। यह नारियस्तु उसके मंत्री तरफ देगा। माननीय संगीता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक भारत था, लेकिन उसकी सीट चीन को दे दी गई। तब से लेकर आज तक चीन हमारे खिलाफ जाकर वीटो का इस्तेमाल कर रहा है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे विदेशी दौरे पर जाती रहती हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि हमें यूनेस्को में जगह कब मिलेगी और अभी तक मिली क्यों नहीं? धन्यवाद महोदय। माननीय विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत से विदेशी दौरे पर जाती रहती हैं। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि भारत को UNSC में भी सीट दे दी जाए। विदेशी दौरों पर जाने के अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। इससे दो देशों के व्यापारिक संबंध अच्छे होते हैं, जिससे विपत्ति के समय में एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो आपकी इस विदेशी यात्रा वाली बात को तो मैं बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं मानती हूँ। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आज से पहले 50 वर्ष तक आपकी सरकार कार्यभार संभाल रही थी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। परंतु अब जब हमारी सरकार को सत्ता में आने के केवल कुछ ही समय हुआ है, तो आप हम पर सवाल उठाने लगे हैं। उल्टा 50 वर्षों में विपक्षी सरकार यूएन के प्रस्ताव को नजरअंदाज करके उसे चीन को सौंपकर आ गई। आपके समय में तो चीनों ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, परंतु आज की स्थिति को देखते हुए आप कुछ कह सकते हैं। भले ही नेहरू जी का कहना था कि मजबूत एशिया के लिए तो बड़े देशों का एक साथ होना जरूरी है। वैसे ही चाणक्य का कहना था कि दुनिया में चाहे किसी से भी संबंध खराब कर दो, परंतु अपने पड़ोसी से कभी नहीं होने चाहिए। परंतु आज जब चीन हमें बंदरपुर की देता आ रहा है, तो आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आज जब वहाँ यूएन में 4 राष्ट्र एक बार से भारत को वीटो देने के लिए राजी हैं, तो आप ही का प्यारा चीन हमारे ही विपक्ष में
आजादी के बाद देश को चलाना, बड़ी अनेक रियासतों को एक भारत में मिलाना आसान नहीं था। देश की अर्थव्यवस्था को संभालना बड़ा ही आसान होता है दूसरों की कमियां निकालना। जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब तो आप हमारे फौजियों को पहनने के लिए ठीक से जूते तक प्रदान नहीं कर पाए, परंतु आज के समय में उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तथा अन्य आधुनिक हथियार हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। तो बताइए, यह हमारी सरकार की उपलब्धियां नहीं तो और क्या है? और वर्ष 2021-22 के लिए भी भारत को ही चुना गया, और वह दिन दूर नहीं जब भारत स्थायी रूप से UNSC का सदस्य बन जाएगा। यह हमारी ही प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरों का परिणाम है कि आज दुनिया के 80% देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और वे 80% देश भारत को स्थायी सीट देने के पक्ष में हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। हमें फिर से दोहराना है, खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। Message from Upper Chamber, Secretary General to report. Message from Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I am here to report the following message received from the Secretary of Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules of procedure and conduct of the business in Upper Chamber of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Prevention of Crimes in the Name of Honor and Tradition Bill 2024 as passed by the Upper Chamber at its sitting held on 5 August 2025. Secretary General to lay on the table of the House Prevention of Crime in the Name of Honor and Tradition Bill 2025 as passed bill by Upper Chamber. Madam, I lay on the table of House the Prevention of Crimes in the Name of Honor and Tradition Bill 2025 as passed by the Upper Chamber. माननीय सांसदगण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पधार रही हैं। Now, let us take up a motion of council religious conversion by leader of opposition for a debate in the House. माननीय Mr. लवजोत, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दौर में देश विदेश के साथ साथ भारत से भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं। धर्म किसी भी व्यक्ति का मूलभूत एवं व्यक्तिगत मामला है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। DNA रिसर्च बताती है कि दुनिया का पहला इंसान साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनका धर्म क्या था? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम धर्म के नाम पर इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, धर्म के नाम पर गंदा खेल खेला जा रहा है? और हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब कहाँ गए आपके कानून? और अगर धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए ये कानून कम पड़ते हैं तो और बना दो कानून। लेकिन मोहतरमा, कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उन्हें लागू भी करवाना पड़ता है। आप लोग चाहते हो कि हम लोग आपका विकास के साथ दें, तो हमें ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं जहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती है।
शायद आप लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने कहा था भारत को आगे बढ़ने के लिए किसी आध्यात्मिक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर हो रहे दंगों को रोकिए। धर्म का चोला पहनकर तो अधर्म बोल रहे हैं, धर्म का चोला पहनने से कुछ नहीं होता। जनाब, धर्म को कर्म से जोड़िए, राजनीति से नहीं। सोचिए इस देश के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसलिए विकास की राजनीति कीजिए, विकास की। धन्यवाद महोदय। माननीय मिस भावना। ऑनरेबल स्पीकर सर एंड ऑल माय फेलो मेंबर्स और विपक्ष में बैठे मेरे साथियों, आपने बचपन में कविता की पंक्तियां तो सुनी ही होंगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सदा हमारा। मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि ऑल रिलीजियंस आर इक्वल एंड शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली। My fellow members were regularly saying that a particular religion is good or bad. मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह धर्म अच्छा है या यह धर्म बुरा है? I want to ask from where you came to know about religion, and in Sanatan mythology there is no such concept like religion, but yet there is a term named Panch which means the way to right areas, and to debate on such concept like religion only shows our narrow thinking. As our Sanatan religion is so liberal that anyone, anywhere can pray to any god in any way. और जहाँ तक बात धर्म की है तो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है, इसे पूरा हक है, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत है। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने और उसे पूरा करने का पूर्ण अधिकार है। कानून बने भी हैं, लागू भी हुए हैं, और अगर किसी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आप विकास की बात करते हैं, अगर आपको देश की इतनी चिंता है तो आप यहाँ बैठकर हमसे लड़ने की बजाय हमें सुझाव देते, ना कि हमारी सही नीतियों को विकट ठहराने का प्रयास करते। मैं अंत में बस इतना ही कहूँगी, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है। जो हिंदी बोलते हैं वही भारतीय नहीं होते, वह भी भारतीय होते हैं जिनके मन में भारतवर्ष बसता है। माननीय मिस लावण्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानवरों की प्रजातियों के लिए बहुत सी नीतियाँ, समितियाँ और योजनाएं लागू की गई हैं, परंतु आवारा जानवरों के शोषण के संदर्भ में कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? पशु जो सुनिया बोल नहीं सकते, वे अपनी भाव पूर्णिमा के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वे बेजुबान जो कुछ बोल नहीं सकते, हमारी भाषा समझ नहीं सकते, वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विवरण कैसे करें? और जो भी योजनाएं या नियम लुप्त होती प्रजातियों के लिए बनाए भी गए थे, उनका ही पालन ठीक से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्यथा इतनी प्रजातियां आज लुप्त ना हुई होती। और जहाँ तक बात आवारा जानवरों की है, तो उन्हें पीड़ा देकर मनोरंजन के लिए कुछ मक्कार लोग उसका प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करते हैं और लाभ की पूर्ति होने पर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकार इसके संदर्भ में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? विडंबना तो देखिए, जो भी समितियां इन आवारा जानवरों की सुरक्षा व संरक्षण के कदम भी उठा रहे हैं, वे सिर्फ गैर सरकारी एनजीओ हैं। सरकार बेजुबानों पर हो रहे अत्याचार को कब तक अनदेखा करती रहेगी? कब तक ऐसा होता रहेगा? सम्राट अशोक की तरह जानवरों से हमदर्दी कब जताई जाएगी? धन्यवाद महोदय। माननीय मिस योगमाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जब सत्ता में आपकी सरकार थी तब भी बेजुबान जानवरों की हत्या की जा रही थी। क्या तब इंसानियत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? अरे आज की बात में ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जिनके तहत यह सब बंद हो चुका है। जानवरों के शोषण करने वाले अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार उचित दंड दिया जाता है। काली हिरण को मारने के अपराध पर अभिनेता सलमान खान पर भी जुर्माना लगाया गया था और उन्हें जेल भी हुई थी। यदि कोई जानवर का शिकार करता पाया जाता है तो उन्हें भी दंड दिया जाता है। सरकार को मुद्दा नजरअंदाज नहीं करती। अब आपने सोशल मीडिया का मुद्दा उठा लिया है तो मैं कहना चाहूंगी कि शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो जानवरों को प्रताड़ित थे और उनकी सहायता करना जरूरी नहीं समझते। अभी तो सत्ता पार्टी को बदनाम करने हेतु उनकी वीडियोस बना सोशल मीडिया पर वायरल करना जरूरी समझते हैं। और यह तो आपने बात ही अदा कर ली। सरकार भी समान जानवरों को नजरअंदाज कर रही है और नजरअंदाज तो आप कर रहे हैं। सत्ता पार्टी द्वारा बनाए गए नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और बायोस्फीयर रिजर्व को आपने इंसान को धर्म के नाम पर